अच्छा, तो फिर हमें खाना खाना चाहिए। राघव, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो क्यों ना तुम भी हमारे कपड़े पहन लो, नहीं तो अजीब लगेगा, सलोनी ने कहा। राघव ने इस समय नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी, जबकि वे सभी काले रंग के प्रशिक्षण कपड़े पहने हुए थे। वह वास्तव में अलग दिख रहा था। इसके अलावा वह धूल और खून से भी लथपथ था। हालांकि उसके स्थानिक वलय में सभी प्रकार की विभिन्न चीजें थीं, लेकिन उसके पास अपने लिए वस्त्रों का एक अतिरिक्त सेट नहीं था। तो फिर मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। राघव ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। इस महिला ने उसके लिए कपड़ों का एक नया सेट निकाला। तुम्हारा चेहरा थोड़ा गंदा है, बहन से थोड़ा साफ सफाई करवा लो, मैं तुम्हारे बाल भी ठीक कर दूंगी। महिला ने अचानक बेशर्मी से राघव को झील के किनारे खींच लिया। अरे, यह थोड़ा अनुचित है। राघव ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला इतनी सीधी होगी। तुम दोनों जल्दी करो, हमें ज्यादा इंतजार मत करवाओ, सलोनी ने पुकारा। कुछ समय बाद राघव ने अपने काले कपड़े पहन लिए थे और उसका चेहरा भी साफ हो चुका था। जब वह तंबू में दाखिल हुआ तो सभी चौंक गए, क्योंकि वे अब उसे पहचान भी नहीं पाए थे। ओह, कितना सुंदर! दस्ते की दूसरी महिला चौंक कर रोने से खुद को नहीं रोक सकी। राघव की तलवार जैसी भौहें उसकी तारों भरी आंखों के चारों ओर थीं, और उसके शरीर से एक विशेष आभा निकल रही थी जो महिलाओं के लिए अत्यंत घातक आकर्षण रखती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां मौजूद अन्य सभी लोग भारी भरकम शरीर वाले थे, जिससे उनका सामान्य शरीर और भी अधिक आकर्षक लग रहा था। जैसे ही वह अंदर आया, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। दूसरी महिला ने उसकी बांह पर हाथ रखा हुआ था और उसकी बेहद प्रसन्न अभिव्यक्ति ने उसे बहुत अस्वाभाविक महसूस कराया। बैठो, सलोनी ने जल्दी से खुद को संभाला और एक सीट की ओर इशारा किया। उस बारे में मैं देख रहा हूं कि वहां बहुत ज्यादा शराब है। मुझे लगता है कि मैं उन भाइयों के साथ बैठूंगा। इस तरह से पीना मेरे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा, अन्यथा मैं वास्तव में थोड़ा अनिच्छुक महसूस करूंगा। राघव मुस्कुराया। उसके शब्दों से उन दोनों महिलाओं को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन सलोनी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। राघव स्पष्ट रूप से एक विचारहीन व्यक्ति नहीं था। हाँ, भाई राघव, जल्दी आओ, आओ, ठीक से पीते हैं। राघव के कार्यों ने उसे कई अन्य लोगों की अच्छी राय भी दिलाई। राघव को किसी बात का डर नहीं था, लेकिन उसे लगा कि एक इंसान के तौर पर इतना दिखावटी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके मन में इन तीनों के लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं थी, इसलिए किसी को भड़काने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। राघव ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और उस व्यक्ति के बगल में बैठ गया। 20 से ज्यादा लोगों के बीच में एक बड़ी गोलाकार मेज थी। मेज पर शराब और मांस भरा हुआ था। यह बहुत स्वादिष्ट था और इसे देखते ही राघव के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। सच बताऊं तो उसने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए अपने सामने रखी यह सब देखकर उसने चुपके से अपनी लार टपका दी। मेरे पास एक अच्छी घोषणा है। भाई राघव अस्थायी रूप से हमारी मक्स्यू मर्सिनरी यूनिट में शामिल हो गए हैं, ताकि हमें हिडन ग्राउंड स्पाइडर से निपटने में मदद मिल सके, सलोनी ने घोषणा की। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। चिंता मत करो भाई राघव, जब हिडन ग्राउंड स्पाइडर को संभालने का समय आएगा तो मेरे साथ खड़े रहना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जनार्दन ने राघव के कंधे पर बड़े प्यार से थपथपाया। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जनार्दन का साधना आधार केवल मध्य मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में था। आखिर उसने अपनी सुरक्षा के लिए क्या योजना बनाई? यह अज्ञात था कि कौन किसकी रक्षा करेगा। यह जगह सुरक्षित क्षेत्र है। हमें आज रात किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। बस जितना चाहो उतना खाओ पियो। लगभग 1 महीने की भागदौड़ के बाद मुझे यकीन है कि आप सभी थोड़े थक गए होंगे, इसलिए आज बस आराम करें ताकि आप कल के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहें। फिर हम उस हिडन ग्राउंड स्पाइडर को मार गिराएंगे। आओ, चीयर्स। सलोनी ने अपना गिलास उठाया। वर्तमान सलोनी वास्तव में महान और वीर थी। वह किसी भी पुरुष की तुलना में कम नहीं थी और वास्तव में उनके दस्ते की नेता बनने के योग्य थी। सभी ने खुशी मनाई और एक ही बार में 3 कप गटक लिए।
उसके बाद ही उन्होंने खाना पीना शुरू किया। राघव को बहुत भूख लगी थी और वह भी सबके साथ साथ चल पड़ा। एक हाथ में चिकन का पैर और दूसरे हाथ में मांस का टुकड़ा पकड़े हुए पागलों की तरह उन दोनों को खा रहा था। राघव, आओ, मैं तुम्हें एक कप पिलाऊं। दूसरा। राघव का मुंह खाने से भरा हुआ था, लेकिन कोई भी उसे कप देने के लिए आता वह अपना कप गटक जाता। यह बेहद ताजगी देने वाला था और कुछ दर्जन कप पीने के बाद हर कोई थोड़ा शोर मचाने लगा। यह शराब कोई साधारण शराब नहीं थी, बल्कि किसानों के लिए बनाई गई शराब थी। यह बहुत ही शक्तिशाली थी, इसलिए वे नशे में आने लगे थे। राघव को यह उम्मीद नहीं थी कि ये लोग वास्तव में उसे नशे में धुत करने के लिए उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वह बार बार हंसता और पीता रहा, कभी किसी को मना नहीं किया। 2 घंटे से भी कम समय में केवल सलोनी और अन्य 2 महिलाएं ही बैठने में सक्षम थीं। बाकी लोग पहले ही गिर चुके थे। उनके खर्राटों से तंबू हिल रहा था। राघव को पता था कि इन लोगों ने शराब का विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित नहीं किया था। वे खुद को पूरी तरह से आराम देने के लिए शराब उधार ले रहे थे। लगातार कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद उन्हें कल एक ज्यानेटियन जादुई जानवर का सामना करना था। यह कहना कि वे घबराए नहीं थे झूठ होगा। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें थोड़ी सी भी गलती उनकी जान ले सकती थी। पेट भरकर खाने पीने के बाद राघव अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया और अपने रक्त ऊर्जा को अपने नए मेरिडियन में डालना जारी रखा। सलोनी और अन्य 2 महिलाएं अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए ध्यान कर रही थीं। हालांकि यह जगह एक सुरक्षित क्षेत्र था, लेकिन यहां कोई निरपेक्षता नहीं थी। हमेशा लापरवाह न होना सबसे अच्छा था। अपनी सीमा तक अपने मेरिडियन का विस्तार करने के बाद उन्होंने अपने 2 सितारों को आदिम अराजकता अंतरिक्ष पर प्रेरित करने के लिए प्रसारित करना शुरू कर दिया। हालांकि विकास धीमा था, क्योंकि वहां बहुत सारे पेड़ थे। इस निवेश से निश्चित रूप से भविष्य में भरपूर फसल होगी। वह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। जब अंततः सूर्य ने अपना प्रकाश उन पर बिखेरा तो मकसूए भाड़े की यूनिट पूरी तरह तरोताजा होकर उठ खड़ी हुई। कल शराब पीने से उनकी नसें पूरी तरह शांत हो गई थीं और फिर उनकी नींद अविश्वसनीय रूप से ताजा हो गई थी। उनकी मानसिक स्थिति चरम पर पहुंच गई थी। टेंट हटा दिए जाने के बाद सलोनी उन्हें पश्चिम की ओर ले गया। 4 घंटे बाद वे एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। फिर कई दर्जन मील के बाद सलोनी ने अपना हाथ उठाया, जिससे सभी तुरंत रुक गए। सभी ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक पहाड़ जैसी आकृति देखी जो एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रही थी जिसने उन्हें हड्डियों तक ठंडा कर दिया। उस पर्वत जैसी आकृति को देखकर उन सभी के दिल जोर से धड़कने लगे और वे हिलने की हिम्मत न कर सके। उनके सामने 300 मीटर लंबी और आधी ऊंचाई वाली एक मकड़ी थी। उसके 8 पैर अब भी कसकर सिकुड़े हुए थे। अनगिनत कांटे उन पर धातु की रोशनी से चमक रहे थे। किसी को भी उनकी तीक्ष्णता पर संदेह नहीं था। उसका बड़ा पेट अजीबोगरीब रेखाओं से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह पत्थर से बना है। उसका सिर जमीन में ढंसा हुआ था, इसलिए वे उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा ही उन्हें कांपने के लिए काफी थी। राघव, तुम्हारी क्या राय है? सलोनी भी घबरा गया था। इस मामले में उनकी जान जा सकती थी। मैं आपको एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बता दूं, यह उन्नत है। ऐसा लगता है कि यह अभी उन्नत हुआ है और इसकी साधना का आधार अभी तक मजबूत नहीं हुआ है, राघव ने असहाय होकर कहा। सबके चेहरे बदल गए। एक प्रारंभिक ज्यान्टियन जादुई जानवर उनकी सीमा थी। उनके लिए मध्य ज्यान्टियन क्षेत्र के जानवर को हराना असंभव था। लड़ना सिर्फ खुद को मौत के मुंह में भेजना था। ऐसा कैसे हो सकता है? वे सभी पछतावे से भरे हुए थे। उन्हें यहां तक पहुंचने में इतनी मेहनत और समय लगा था, और सौभाग्य से हिडन ग्राउंड स्पाइडर अभी भी मौजूद था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग ने उनके साथ मजाक किया हो। क्या हमें ऐसे ही हार मान लेनी चाहिए? वे सभी बहुत अनिच्छुक थे। सलोनी ने एक गहरी सांस ली और राघव से पूछा, आपके अनुमान के अनुसार अगर हम पूरी ताकत से आगे बढ़ें तो क्या संभावना है? राघव ने सलोनी और फिर दूसरों को देखा, एक पल के लिए सोचते हुए। यदि आप इसका सामना करते हैं
तो आपके पास छिपे हुए ग्राउंड स्पाइडर को मारने का 50% मौका होना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उसके अगले शब्दों से उनका दिल बैठ गया। हालांकि अगर आप इसे मार भी देते हैं तो भी सबसे ज्यादा संभावना है कि आप में से आधे से ज्यादा लोग मर जाएंगे। इसके अलावा 50% संभावना है कि हिडन ग्राउंड स्पाइडर आप सभी को मार देगा। आपको आपस में चर्चा करनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, राघव ने कहा। शुरुआती छठे रैंक के जादुई जानवर का सामना करना, दूसरे शब्दों में शुरुआती जैनेटियन क्षेत्र के जादुई जानवर का सामना करना उनके लिए पहले से ही बेहद खतरनाक था। अब स्थिति बदल गई थी और वे अपनी पिछली योजनाओं का पालन नहीं कर सकते थे। वे अब हिडन ग्राउंड स्पाइडर से निपटने में असमर्थ थे क्योंकि वह आगे बढ़ चुका था। नेताजी, हमें लड़ना चाहिए, भाड़े के सैनिकों में से एक ने कहा। हालांकि वे आमतौर पर सलोनी को वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन कहते थे, लेकिन जब वे कोई मिशन लेकर जाते थे तो वे सभी उसे नेता कहते थे। हाँ, मैं सहमत हूं। हम मौत से नहीं डरते, लेकिन हम दूसरों पर एहसान नहीं कर सकते। यह सलोनी पर निर्भर था कि वह यह दर्दनाक फैसला करे। हालांकि हिडन ग्राउंड स्पाइडर का सामना करना बहुत खतरनाक था। वह उन सभी को इस तरह के खतरे का सामना करते हुए नहीं देखना चाहती थी। वह उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी। नेता, क्या आप भूल गए हैं? हम सभी अपने अपने शक्तिशाली परिवारों और शक्तियों से आए हैं। हमें उनके कुलीन वर्ग के लोग माना जाता था। क्या आप हमारा लक्ष्य भूल गए हैं जब हमने मुक्सुए मर्सिनरी यूनिट का गठन किया था? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि हम सभी उन शक्तियों के भीतर के धोखे और आंतरिक संघर्षों से तंग आ चुके थे? हम दूसरे लोगों की भयावह योजनाओं और घृणित बेशर्मी के कारण किनारे कर दिए जाने से थक चुके थे। हमने मक्सुए मर्सिनरी यूनिट का गठन किया ताकि हम स्वतंत्र हो सकें, है ना? हम बिना किसी बंधन के जीना चाहते हैं, कृतज्ञता और शत्रुता का बदला चुकाना चाहते हैं, अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। भले ही हम उन्हें केवल एक दिन के लिए नियंत्रित कर सकें, फिर भी हम संतुष्ट होकर मर सकते हैं। इन वर्षों में हम सभी प्रतिबंधों से बच निकले हैं, अपना जीवन खुद जी रहे हैं। हमने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक शांतिपूर्ण समय का अनुभव करने के बाद हम इतने कायर हो गए हैं कि हम अपने जीवन को जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करते? यूनिट के एक सदस्य ने पूछा। उसकी आंखें लाल थीं। यह सही है नेताजी। अभी हम पर रत्विक का एकमात्र कर्ज है। एक बार जब हम उस एहसान को चुका देंगे तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे और हम पर कोई दबाव नहीं रहेगा। जो कोई भी साधना का मार्ग चुनता है, वह जानता है कि उसे अच्छी मृत्यु की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर हम मरते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा जीवन पर्याप्त रूप से कठोर नहीं था। हमें कोई शिकायत नहीं होगी। हम जो चाहते हैं वह है आजाद होना। उनके भावुक शब्द सुनकर राघव आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह दुनिया एक वेट डाई की तरह थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो अभी तक इसके प्रदूषण से रंगे नहीं थे। उनके पास अभी भी उनका मूल दिल था। ठीक है, तो आज हम इस जानवर के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। सलोनी ने अपने दांत भींचे और फिर राघव की ओर मुड़ी। तुम्हें अभी यहां से चले जाना चाहिए। तुम्हारी साधना का आधार बहुत कम है और तुम हमारी मदद नहीं कर पाओगे। राघव ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग शहीदों की तरह व्यवहार कर रहे हो? क्या यह एक जादुई जानवर को मारना नहीं है? ऐसा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम जिंदगी और मौत से अलग हो जाएंगे। राघव ने सलोनी की बात बीच में ही रोक दी। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम जैसे लोगों से मिलूंगा। अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है तो थोड़ी देर में मेरे आदेश सुनो। हालांकि मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि तुम में से हर एक बच जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे बचने की संभावना जरूर बढ़ा सकता हूं, सलोनी ने झिझकते हुए कहा। उसने राघव की तरफ देखा। ठीक है, थोड़ी देर में सभी लोग भाई राघव की बात सुनेंगे। हाँ, राघव यह देखकर बहुत खुश हुआ कि मुक्सुए भाड़े की टुकड़ी बहुत एकजुट थी। मुक्सुए का एक शब्द उन सभी को सुनने के लिए मजबूर कर देता था।
सलोनी ने अनिवार्य रूप से उन सभी का जीवन उसके हाथों में सौंप दिया था, जबकि वे सभी सलोनी पर इतना भरोसा करते थे कि ऐसा कर सकें। सलोनी उसे सिर्फ एक दिन से जानती थी। इससे राघव भावनात्मक रूप से हिल गया। वह भी उसके जैसी ही थी, जो लोगों को उनके अंतर्ज्ञान के आधार पर आंकती थी। चूंकि उसने उस पर भरोसा किया था, इसलिए उसे अपनी उपयोगिता का प्रदर्शन करना होगा। सब लोग पीछे हट जाओ। सभी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राघव का पहला आदेश था कि वे पीछे हट जाएं। क्या वह मजाक कर रहा था? राघव, आप? सलोनी ने पूछा। हाँ, लगता है मेरे आदेश बहुत प्रभावी नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। गुस्सा मत हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं, सलोनी ने जल्दी से कहा। तो मैं इसे एक बार समझाऊंगा, लेकिन यह आखिरी बार होगा। अगली बार जब मैं कोई आदेश दूंगा, चाहे वह आदेश कुछ भी हो, आपको उसका पालन करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे जान जा सकती है। राघव बेहद गंभीर था। यह इलाका पहाड़ी है और यह हमारे लिए लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। हिडन ग्राउंड स्पाइडर जमीन में खुदाई कर सकता है और हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। अगर हम इसे घास के मैदान में व्यापक दृश्य क्षेत्र के साथ फुसलाते हैं तो हमारी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अब जब उसने सब कुछ समझाया तो वे सब समझ गए। उन सबको राघव पर थोड़ा और भरोसा हुआ। कम से कम उसमें कुछ योग्यता तो थी। ठीक है, अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जब आप जादुई जानवरों से लड़ते हैं तो आप शायद दस्तों में बंट जाते हैं, है ना? कितने दस्ते? राघव ने पूछा। 4 दस्ते। सभी लोग अलग हो जाएं ताकि राघव देख सके, सलोनी ने कहा। वे 4 दस्तों में बंट गए। प्रत्येक में 6 लोग थे। प्रत्येक दस्ते के सदस्यों और शक्ति को याद करते हुए राघव ने कहा, आपको 50 मील पीछे घास के मैदान में चले जाना चाहिए और युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, अब उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और वे पीछे हट गए। पीछे केवल राघव और सलोनी रह गए। राघव, तुम उनके साथ क्यों नहीं जाते? मैं इसे अपने दम पर आगे बढ़ा सकती हूं, सलोनी ने कहा। उसे चिंता थी कि यह राघव के लिए बहुत खतरनाक होगा। आखिरकार वह स्पष्ट रूप से आगे बढ़ा था और अपनी नई मेरिडियन बनाने की प्रक्रिया में था। वह एक सच्चे मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ के रूप में भी नहीं गिना जा सकता था। इतना घबराओ मत। क्या यह सिर्फ एक मध्य शियानिटियन जादुई जानवर नहीं है? यह आसान है। इसके अलावा मैं दौड़ने में माहिर हूं। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। राघव मुस्कुराया। यदि अब उसके लिए लड़ना उचित नहीं होता तो वह आसानी से इस हिडन ग्राउंड स्पाइडर को मार सकता था। हालांकि उसके नए मेरिडियन अभी पूरे नहीं हुए थे और उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का बेतहाशा उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, मैं राक्षस का नेतृत्व करना शुरू करूंगा। राघव ने मुट्ठी के आकार का एक पत्थर उठाया। उसने उसे छिपे हुए ग्राउंड स्पाइडर पर फेंका और चिल्लाया, अरे कमीने, उठो, सूरज तुम्हारी गांठ जला देगा। राघव के श्राप को सुनकर सलोनी लगभग हंस पड़ी, लेकिन जब पत्थर उसके हाथ से छूटा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह पत्थर बहुत तेज गति से हवा को चीरता हुआ बाहर आया। वह हिडन ग्राउंड स्पाइडर के पेट में जा लगा और उसे कई दर्जन मीटर पीछे धकेल दिया। कितनी भयानक शक्ति! सलोनी आश्चर्यचकित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव, जो एक कमजोर विद्वान की तरह दिखता था, इतनी ताकत रखेगा। अचानक दुनिया पर एक भयानक दबाव छा गया। हिडन ग्राउंड स्पाइडर ने अपने लंबे पैर फैलाए और उसका सिर, जो एक घर से भी बड़ा था, दिखाई दिया। उसके मुंह से 2 काले नुकीले दांत निकले हुए थे जो अविश्वसनीय रूप से भयावह लग रहे थे। हिडन ग्राउंड स्पाइडर ने अचानक एक उन्मत्त दहाड़ लगाई और राघव और सलोनी पर हमला किया। हालांकि उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन वह बिजली की तरह तेज था। दौड़ना! राघव मुड़ा और भाग गया। सलोनी बहुत पहले से तैयार था और वे दोनों पागलों की तरह भाग गए, जबकि विशाल हिडन ग्राउंड स्पाइडर उनका पीछा कर रहा था। सलोनी को जो बात चौंका गई वह यह थी कि हिडन ग्राउंड स्पाइडर वास्तव में बहुत तेज थी, उससे भी कहीं अधिक तेज। जहां तक राघव की बात है, वह पहले ही उससे आगे निकल चुका था, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह वास्तव में राघव के बारे में चिंतित थी, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि वह पीछे रह गई। इसके अलावा इस गति से
वह घास के मैदान तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लेगी। तब राघव की योजना बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वह पहले ही अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा चुकी थी। अब वह केवल छिपे हुए ग्राउंड स्पाइडर को अपने पास आते हुए देख सकती थी। उसका एकमात्र विकल्प उससे लड़ना था। अचानक राघव रुका और उसे पकड़ लिया। सलोनी चिल्लाया, तुम पहले जाओ, मत करो। लेकिन उसे पहले ही राघव ने खींच लिया था। वह राघव की पतंग की तरह थी और उसने उसे इतनी तेजी से खींचा कि उसके पैर जमीन पर भी नहीं पड़े। जब वे हिडन ग्राउंड स्पाइडर से दूर चले गए तो उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई। सलोनी अब सचमुच हैरान थी। राघव की गति अभी अभी बहुत चौंकाने वाली थी। यह लगभग उड़ने जैसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। राघव के सहयोग से उन दोनों ने हिडन ग्राउंड स्पाइडर से कई हजार मीटर की दूरी बनाए रखी। घास का मैदान जल्दी ही दिखाई दिया। उसी समय उन्होंने कुछ और आकृतियां भी देखीं। जनार्दन और अन्य लोगों ने बहुत पहले ही लड़ने की तैयारी कर ली थी। सलोनी ने अचानक महसूस किया कि राघव की बांह उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई है और वह लगभग चिल्ला उठी, ऊर्जा संचय करना शुरू करो। जब समय सही होगा मैं तुम्हें हवा में उछाल दूंगा और तुम अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग करके हिडन ग्राउंड स्पाइडर को घातक झटका दोगे। जीत या हार उस एक हमले में निहित है। तुम उस मौके को भुना पाओगे या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। लापरवाह मत बनो, राघव ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह सुनकर सलोनी का दिल ठंडा हो गया और राघव द्वारा उठाए जाने की अजीब स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उसने ऊर्जा जमा करना शुरू कर दिया। अपने आप को तैयार करो, राघव चिल्लाया। आक्रमण करना। राघव ने अचानक सलोनी को हवा में उछाल दिया। उसकी तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज ड्रैगन के रोने जैसी थी। तलवार की ऊर्जा की एक किरण छिपी हुई जमीनी मकड़ी पर गिर पड़ी। धमाका। हिडन ग्राउंड स्पाइडर को सिर पर चोट लगी और जमीन में एक बड़ा छेद हो गया। बिल्कुल सही, राघव चिल्लाया। हिडन ग्राउंड स्पाइडर जितनी तेजी से भाग सकती थी, भाग रही थी, लेकिन सलोनी ने उसे वहीं रोक दिया था। इसका मतलब था कि उसका हमला बेहद आश्चर्यजनक था। इसके अलावा उसने देखा कि सलोनी की तलवार में भी कुछ जैंटियन शक्ति थी। अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इस तरह के उत्तम परिणाम का कारण बन सके। पहला दस्ता बाईं ओर से हमला करे, दूसरा दस्ता दाईं ओर से हमला करे, तीसरा दस्ता पीछे से हमला करे, चौथा दस्ता पीछे रहे और अपने पेट पर हमला करने के लिए अवसरों की प्रतीक्षा करे। आमने सामने की लड़ाई नेता पर छोड़ दे, राघव चिल्लाया। सलोनी राघव की अपेक्षा से अधिक मजबूत था। अब उनकी जीत की संभावना थोड़ी अधिक थी। उसके आदेश सुनकर उन्होंने हिडन ग्राउंड स्पाइडर पर हमला करना शुरू कर दिया। इसका शरीर बहुत बड़ा था और उन्हें हमला करने के लिए शक्तिशाली लंबी दूरी के युद्ध कौशल का उपयोग करना पड़ा। लेकिन वे यह देखकर बहुत दुखी हुए कि उनके हमले से उसके पैरों पर केवल कुछ चिंगारियां ही निकलीं। वे उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाए। पैरों पर ध्यान न दें, इसका पेट इसका कमजोर हिस्सा है। किनारे पर मौजूद दस्ते इस पर हमला करने की जहमत न उठाए। बस दूसरों के लिए मौके बनाने पर अपना ध्यान बांट दें। याद रखें, हर चीज से ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान दें, राघव ने कहा। धमाका। हिडन ग्राउंड स्पाइडर भी अपना ध्यान सलोनी पर केंद्रित कर रहा था। भले ही इस तरह के जादुई जानवर की बुद्धि कम थी, फिर भी वह यह महसूस करने में सक्षम था कि सलोनी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। उसके तीखे नुकीले दांत और विशाल पैर लगातार उस पर हमला कर रहे थे। सलोनी की तलवार हवा में नाच रही थी। तलवार ऊर्जा आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन एक जैनेटियन जादुई जानवर के सामने उसे बार बार पीछे गिरने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह उस स्तर की शक्ति का विरोध करने में असमर्थ थी। हिडन ग्राउंड स्पाइडर के पीछे खड़े दोस्तों, तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम उसके पिछले हिस्से को साफ करने का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें वहां छेद नहीं दिख रहा है? राघव ने पीछे से हिडन ग्राउंड स्पाइडर पर हमला करने वाले दस्ते को चिल्लाते हुए कहा। वे लोग चौंक गए और सिर उठाकर देखा तो एक छेद दिखाई दिया, लेकिन वह छेद अब भी बंद था। उनमें से एक के हाथ में भाला था और उसने उसे पूरी ताकत से छेद पर फेंका। अन्य स्थानों पर इस तरह के हमले से केवल कुछ चिंगारियां ही निकलेंगी,
लेकिन वह स्थान आश्चर्यजनक रूप से कमजोर था। हिडन ग्राउंड स्पाइडर ने अचानक चीख मारी और अपना शरीर ऊपर उठाया। जाहिर है यह उसके लिए दर्दनाक था। नेता, इसे पीछे मत मुड़ने दो, अन्यथा बाकी लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे, राघव ने चेतावनी दी। इससे पहले हिडन ग्राउंड स्पाइडर द्वारा हमला किए जाने से उसकी हरकतें पूरी तरह से गड़बड़ा गई थीं। अब सलोनी को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। उसकी चेतावनी सुनकर तलवार की आकृतियां उसकी तलवार से निकलीं और निर्दयता से हिडन ग्राउंड स्पाइडर पर हमला कर दिया। छिपे हुए ग्राउंड स्पाइडर ने अपने पीछे हमला करने वाले उन छोटे साथियों को काटने के लिए कई बार मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सलोनी के हमले बहुत क्रूर थे, जिससे वह ऐसा नहीं कर सका। हाँ, बस ऐसे ही चलते रहो, सुरक्षा का ध्यान रखो। अगर नेता की हालत बहुत खराब हो तो ही आगे आओ, लेकिन याद रखना, पीछे से हमला करने में बहुत दूर मत जाओ, अन्यथा हिडन ग्राउंड स्पाइडर पागल हो जाएगा और आपको मारने के लिए कुछ भी करेगा, राघव ने चेतावनी दी। इस विशाल राक्षस को वास्तव में उनके द्वारा दबा हुआ देखकर सभी का आत्मविश्वास बढ़ गया। वे एक मध्य ज्यानटियन जादुई जानवर को हराने में कामयाब रहे, लेकिन राघव सिर्फ सलोनी को ही घूर रहा था। सलोनी ही एकमात्र ऐसी थी जो हिडन ग्राउंड स्पाइडर को मारने में सक्षम थी। उसके बिना यह मिशन पूरा करना असंभव होता। इसके अलावा यह लड़ाई स्पष्ट रूप से उसके लिए एक अवसर थी। उसे लगा कि इस लड़ाई के दौरान सलोनी के पास ज्यानटियन क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ने का एक उच्च मौका होना चाहिए। वास्तव में शायद केवल एक बार जब वह टूट गई तो वे छिपे हुए ग्राउंड स्पाइडर को मारने में सक्षम होंगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अब भी फायदा उठा लिया है, लेकिन उनके पास इस तरह से हिडन ग्राउंड स्पाइडर को मारने का मामूली मौका नहीं था। सलोनी, पीछे हटो, राघव अचानक चिल्लाया। सलोनी हिडन ग्राउंड स्पाइडर के साथ वार करने के बीच में थी, लेकिन उसका आदेश सुनकर वह बिना सोचे समझे पीछे हट गई। ठीक उसी समय उसके मुंह से एक बड़ा जाल निकला और उसे घेरने की कोशिश करने लगा। यह इतना अचानक हुआ कि अगर सलोनी ने राघव की चेतावनी नहीं सुनी होती तो वह निश्चित रूप से पकड़ी जाती। हालांकि अब उसके पास चकमा देने के लिए पर्याप्त समय था। यह जाल एक नीले तरल पदार्थ से ढका हुआ था, जिससे बहुत बदबू आ रही थी। यह स्पष्ट रूप से जहरीला था। जाल में फंसना शायद मौत के बराबर था। सब लोग ध्यान दें, जब हिडन ग्राउंड स्पाइडर अपना जाल बाहर निकालने वाला होता है तो उसका पेट सिकुड़ जाता है। यह तुम्हारा संकेत है, राघव ने कहा। यह सुनकर उनमें राघव के प्रति श्रद्धा से झुकने की इच्छा हुई। अगर वह मौजूद नहीं होता तो शायद उनमें से कई लोगों की पहले ही मौत हो चुकी होती। यह नहीं चलेगा, राघव ने खुद से कहा। सलोनी की आभा कई बार बदली थी, लेकिन वह अपनी सफलता हासिल करने में कामयाब नहीं हुई थी। अगर यह जारी रहा तो ज्यानटियन क्षेत्र में वास्तव में आगे बढ़ने की उसकी संभावना लगातार कम होती जाएगी। जितनी बार आप क्षेत्रों के बीच की दीवार पर हमला करेंगे, वह दीवार उतनी ही मजबूत हो जाएगी और बाद में आगे बढ़ना उतना ही कठिन हो जाएगा। मुझे कुछ सोचना होगा। राघव की नजर युद्ध के मैदान पर घूम रही थी, किसी मौके की तलाश में। टकराना! अचानक एक योद्धा मकड़ी के पैर से उड़ गया। उसने मुंह में खून उगल दिया और राघव ने जल्दी से उस व्यक्ति को अपनी बाहों में पकड़ लिया। भाई भाई, तुम्हें धीरज रखना होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम मर नहीं सकते। राघव ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और वह चिल्लाया। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। भैया, मैं ठीक हूं, आ! इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाता, उसने अपने पैर में तेज दर्द महसूस किया और एक दयनीय चीख निकाली, लेकिन उसकी चीख बीच में ही बंद हो गई। वह शक्तिहीन होकर गिर पड़ा। राघव ने उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया था। उसने अंदर ही अंदर आह भरी, माफ करना भाई, मत मरो, मत मरो। राघव ने उसे बार बार हिलाया, उसे जगाने की कोशिश की। यह दृश्य सभी ने देखा, लेकिन वे राघव की छिपी हरकतों को नहीं देख पाए और उनकी आंखें लाल हो गईं। मारना! अपने भाई को अपने सामने मरता देख उनके सभी हमले और भी अधिक उन्मत्त हो गए। टकराना! इस कारण भाड़े के सैनिकों में से एक को हिडन ग्राउंड स्पाइडर ने मारा और उड़ गया। उसने खून की उल्टी की और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
राघव को इस व्यक्ति के साथ कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। हरामी! सलोनी ने एक करुण चीख निकाली और उसकी तलवार ने पागलों की तरह छिपे हुए ग्राउंड स्पाइडर पर हमला किया। उसी समय उसकी आभा चुपचाप उसकी अड़चन पर हमला करने लगी थी। धमाका! सलोनी के शरीर के भीतर से एक आवाज आई और एक शक्तिशाली दबाव उठा। हालांकि सलोनी को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसने यह नहीं देखा कि उसके पिछले हमले उसके बचाव को भेदने में असमर्थ थे, लेकिन अब उसके हर हमले से उसके शरीर पर एक बड़ा घाव हो जाएगा। उन घावों से धीरे धीरे एक पीला हरा तरल पदार्थ रिसने लगा। नेता आगे बढ़ गया है। कुछ लोगों ने अंततः इस पर ध्यान दिया, लेकिन सलोनी अभी भी पागलपन से छिपे हुए ग्राउंड स्पाइडर पर हमला कर रहा था। तलवार की ऊर्जा की एक किरण उसके एक विषदंत पर पड़ी और इतनी बार प्रहार सहन न कर पाने के कारण विषदंत टूटकर जमीन पर गिर गया। सावधान! यह भागना चाहता है! राघव अचानक चिल्लाया। जैसे ही उसने यह कहा, हिडन ग्राउंड स्पाइडर के 8 पैर एक साथ जुड़ गए, एक ड्रिल की तरह बन गए जो जमीन में अपना रास्ता बना रहा था। जमीन तुरंत ढीली हो गई और हिडन ग्राउंड स्पाइडर भूमिगत गायब हो गया। यहीं से इसे यह नाम मिला। हालांकि इसका मूल गुण अंधकारमय था, लेकिन इसका पृथ्वी ऊर्जा पर एक निश्चित नियंत्रण भी था। इसका सबसे फिसलन बिंदु यह था कि जब इसे खतरे का सामना करना पड़ता था तो यह जमीन में भाग जाता था। यही कारण था कि राघव को लगा कि अगर सलोनी पूरी तरह से जैनटियन क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा तो इस हिडन ग्राउंड स्पाइडर को मारना सिर्फ एक मूर्खता का सपना होगा। ये बस भाग जाएगा। जब हिडन ग्राउंड स्पाइडर का विशाल शरीर सबके सामने गायब हो गया तो सभी अचंभित रह गए। इतने विशाल शरीर को गायब होते देखना बहुत चौंकाने वाला था। सलोनी, अपना सबसे मजबूत हमला तैयार करो, मैं उसकी स्थिति का पता लगा लूंगा। राघव ने अपनी दिव्य भावना को फैलाया और जल्दी से एक निश्चित स्थान पर ध्यान केंद्रित किया। उसने मुस्कुराया और एक तीर निकाला, उसे सैकड़ों मीटर दूर कहीं फेंक दिया। ठीक वहीं हमला करो, राघव ने कहा। उड़ती बर्फ की तलवार। सलोनी की तलवार ने निर्दयतापूर्वक नीचे वार किया, जिससे भयभीत तलवार ऊर्जा ने जमीन में एक लंबी खाई खोल दी। मिट्टी फट गई और एक विशालकाय शरीर बाहर निकल आया। अब हिडन ग्राउंड स्पाइडर की पीठ पर एक लंबा घाव हो गया था। उसका शरीर लगभग 2 टुकड़ों में कट गया था। चूंकि वह नीचे छिपा हुआ था, इसलिए उसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। इसलिए एक ही हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया। जब वह फिर से जमीन के ऊपर दिखाई दिया तो सलोनी को राघव से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तलवार ऊर्जा की एक और विशाल किरण उसके सिर पर गिर पड़ी। उसका सिर साफ साफ 2 टुकड़ों में कट गया था। वह स्थिर हो गया, वैसे ही मर रहा था। राघव कुछ प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सलोनी वास्तव में शक्तिशाली थी। उसके हर हमले में उसकी ज्यानटियन शक्ति थी और हर हमला पिछले हमले से ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी समझ और नियंत्रण वास्तव में बुरा नहीं था। हा हा हा, विजय विजय! पहले तो सभी चुप रहे, लेकिन फिर उत्साहपूर्ण जयकारे गूंज उठे। नेताजी, हमें मूल मिल गया है। जनार्दन ने बहुत देर तक छिपे हुए ग्राउंड स्पाइडर के सिर के अंदर खोज की और आखिरकार उसका मूल भाग खोज लिया। उसने उत्साहपूर्वक उसे सलोनी को दे दिया। कोर प्राप्त करते समय सलोनी के हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो। वह वास्तव में आगे बढ़ गई थी। यह इतना अचानक हुआ था कि उसे लगा कि यह सिर्फ एक गलत फहमी थी। फिर उस लाश के बारे में, क्या तुम लोग इसे चाहते हो? अगर नहीं चाहते तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? राघव ने पूछा। यदि आप इसे चाहते हैं तो इसे ले लो, लेकिन मैं आपको बता दूं, हिडन ग्राउंड स्पाइडर की लाश का कोई मूल्य नहीं है। सलोनी का मूड अब बहुत अच्छा था और उसने कोर को एक तरफ रखते हुए राघव को मुस्कुराते हुए देखा। हे, अच्छा। राघव बहुत खुश हुआ और उसने हिडन ग्राउंड स्पाइडर की लाश को आदिम अराजकता वाले स्थान में रख दिया और उसे काली मिट्टी में फेंक दिया। लेकिन इससे पहले कि वह किसी भी बदलाव की जांच कर पाता, एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। आह राघव, कमीने, मेरे खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
जिस व्यक्ति को उसने थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया था वह अंततः मृतकों में से जीवित हो गया और गुस्से में राघव को कोसने लगा। वे अब झील के पास थे और तंबू फिर से लगा दिए गए थे। विकराल की टुकड़ी के सदस्य खुशी से हंस रहे थे और जश्न में जितना हो सके उतनी शराब पी रहे थे। यह लड़ाई वाकई बहुत खूबसूरती से लड़ी गई थी। उनमें से एक भी नहीं मरा था। वास्तव में उनमें से केवल कुछ ही घायल हुए थे, इससे पहले कि वे हिडन ग्राउंड स्पाइडर को काट पाते। सबसे रोमांचक बात यह थी कि उनके नेता ने वास्तव में शियांटियन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। इससे उनकी इकाई की ताकत अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई। शायद यही मतलब था कि जोड़े में खुशियां होती हैं। अब उन्हें कोई संकोच नहीं था और वे खुलकर शराब पीने और खाने लगे। यहां तक कि सलोनी ने भी 10 कप से ज्यादा शराब पी ली। उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। राघव भी उनके साथ जश्न मना रहा था। 20 से ज्यादा कप थे जो लगातार राघव को चुनौती दे रहे थे। जब भी कोई अपना कप उसके कप से छूता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी शराब पी जाता। अब 200 से ज्यादा प्याले उसके पेट में उतर चुके थे। अपनी सहनशीलता के बावजूद उसे थोड़ा चक्कर आने लगा था, क्योंकि उसने इसे दबाने के लिए किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया था। वह वास्तव में इस तरह की भावना का बहुत आनंद लेता था। वे सभी गर्म खून वाले लोग थे। जो कुछ भी कहना चाहते थे वे अपनी भावनाओं को अपने चेहरों पर उकेर देते थे। वे बहुत ईमानदारी से रहते थे। उनसे राघव को पता चला कि वे शक्तिशाली परिवारों या किसी अन्य शक्तियों से आए थे। दूसरों द्वारा निचोड़े जाने के बाद वे भटकते हुए मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए गुस्से में चले गए थे। उनकी प्रतिभा वास्तव में बहुत अधिक थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों से कोई उम्मीद छोड़ दी थी। वे रहने के बजाय भटकते मार्शल कलाकार बनना पसंद करेंगे। वे अब ताकत को सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं मानते थे। उनकी पहली प्राथमिकता उनकी स्वतंत्रता, उनकी भावनाएं थीं। यह कहा जा सकता है कि वे बेहद अपरंपरागत साधक थे। यद्यपि उन्हें अपने खेती के संसाधनों के लिए मिशन पूरा करके काम करना पड़ता था, जिससे उनका जीवन खतरनाक हो जाता था, लेकिन यह बेहद रोमांचकारी भी था। वे सभी इसी तरह का जीवन जीते थे। शायद दूसरे लोगों की नजर में वे सिर्फ छोटे मोटे किरदार थे जिन्हें कभी कोई सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वे खुद बने रहना पसंद करते थे। राघव, तुमने अभी भी यह नहीं बताया कि तुमने आज मुझे क्यों चुटकी काटी। उनकी जीभें अब पहले से ही ढीली हो चुकी थीं और भाड़े के सैनिकों में से एक ने शराब पीते हुए राघव के कंधे पर थपथपाया। वह व्यक्ति वही था जिसे राघव ने आज सुबह ही चिकोटी काट कर रोने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद वे बहुत व्यस्त हो गए थे और उसके सवाल का जवाब पाने का समय नहीं मिला था। हालांकि वह इसे भूला नहीं था। अब जब उसने यह कहा तो हर कोई राघव की ओर मुड़ा और जानना चाहता था कि क्या हुआ था। राघव ने हिचकी ली, हंसते हुए और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भाई, क्या तुम असंतुष्ट हो? सच में तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। मूल रूप से मैं तुम्हारी गेंदों को कुचलने की योजना बना रहा था। वह व्यक्ति कांप उठा और उसका आधा नशा उतर आया। अरे, मैंने तुम्हें इतना कब परेशान किया? इसे कहते हैं बलिदान। अगर तुम्हारी चीख न होती तो क्या तुम्हें लगता है कि नेता इतना क्रोधित और उन्मत्त हो जाता कि वह किसी भी प्रतिबंध को पूरी तरह तोड़ देता? अगर तुम नहीं होते तो वह आगे बढ़ने का मौका कैसे पा सकती थी? और आगे बढ़े बिना हम हिडन ग्राउंड स्पाइडर को भागने से कैसे रोक पाते? हिडन ग्राउंड स्पाइडर को मारे बिना हम यहां क्या जश्न मना रहे होते? सच में आप ही हैं जिन्होंने हिडन ग्राउंड स्पाइडर को मारने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। यहां मैं आपके लिए एक कप उठाता हूं। राघव की बातें सुनकर वह बहुत उलझन में पड़ गया। उसने ऐसा कहा जैसे उनकी जीत पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। अब राघव को शराब पीते देख उसने भी अपना प्याला पी लिया। वह शायद इतना नशे में था कि उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरों ने भी यह सुना और अब उन्हें अंततः समझ में आ गया कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। सलोनी को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा राघव ने कहा था। अगर वह ज्यानेटियन क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ती तो न केवल कई लोग मारे जाते, बल्कि वे अंत में सफल भी नहीं होते। इसका मतलब यह था
कि राघव ने इस योजना के बारे में पहले ही सोच लिया था, इससे पहले कि वे हिडन ग्राउंड स्पाइडर पर हमला करना शुरू करते। सलोनी खुद को धन्य महसूस करने से नहीं रोक पाई। राघव उसके लिए भाग्यशाली सितारे की तरह था। अगर वह उसके लिए नहीं होता तो वह वास्तव में नहीं जानती थी कि वह अभी क्या कर रही होगी। राघव, मैं तुम्हें एक कप देती हूं। सलोनी ने अपना गिलास उसकी ओर बढ़ाया। हाँ, खूबसूरत नेता ने मुझे शराब का प्याला दिया। यह मेरे लिए सचमुच सम्मान की बात है। राघव ने जल्दी से अपना प्याला उठाया। धन्यवाद। सलोनी ने ईमानदारी से राघव की ओर देखा। हाँ, तुम बहुत विनम्र हो रही हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अभी भी खोया हुआ होता। राघव ने अपना कप सलोनी के कप से छुआ और फिर शराब पी ली। आओ, तुम दोनों सुंदरियों, मैं तुम्हें भी एक कप देता हूं। राघव ने अपना कप दूसरी दो महिलाओं की ओर बढ़ाया। मुझे शराब पीने की बहुत आदत नहीं है। अगर मैं नशे में हो गया तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। वह महिला जिसने कभी उसे साफ करने में मदद की थी शर्माते हुए बोली, लेकिन उसकी आंखों में जुनून बहुत बेशर्मी से भरा था। राघव हंसा। चिंता मत करो, जब इतने सारे भाई तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो अगर आसमान भी टूट पड़े तो भी उन्हें संभालने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। सलोनी की आंखों में निराशा की एक अदृश्य रेखा चमक उठी। राघव जानबूझकर उस महिला से दूरी बनाए हुए था, ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वह उसकी छेड़खानी को समझ नहीं पा रहा था। सलोनी चुपचाप अपनी जगह पर चली गई। उसने देखा कि राघव दूसरों के साथ शराब पी रहा था, उंगलियों से अनुमान लगाने का खेल खेल रहा था और कभी कभी अपशब्द भी बोल रहा था। वह चुपचाप उस आदमी को देखती रही। उसे लगा कि यह आदमी दूसरों से बहुत अलग है और फिर भी उसका रूप इतना असामान्य नहीं था। यह सोचने के लिए भोजन था। इस रात सभी ने खूब शराब पी और उसके बाद राघव भी खर्राटे लेने लगा। बहुत समय हो गया था जब उसने इतनी अच्छी शराब पी थी। सुबह होने पर सभी लोग तरोताजा होकर उठे। आखिरकार वे किसान थे और इतनी शराब उनके शक्तिशाली शरीर को प्रभावित करने में असमर्थ थी। सामान रखने के बाद वे शहर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे जब जनार्दन ने अचानक कहा, राघव, क्या आपको लगता है कि हम दूसरे जानवर को मार सकते हैं? यह सुझाव राघव को बहुत लुभाने वाला था। उसने देखा था कि उसके आदिम अराजकता स्थान में छोटे पेड़ रातों रात बहुत बढ़ गए थे। वे पहले से ही 150 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। वे पहले से ही उसे जीवन ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करने में सक्षम थे। हालांकि हर कोई उसे थोड़ी सी मात्रा ही दे सकता था, लेकिन उनमें से 100 से भी ज्यादा थे। हर दिन वह अपने लिए जीवन ऊर्जा खींच सकता था। यदि उसे एक और जैंटियन जादुई जानवर की लाश मिल जाए तो यह और भी अधिक सही होगा, जिससे पेड़ों को और भी अधिक बढ़ने की अनुमति मिलेगी। लेकिन वह अपने फायदे के लिए उन्हें खतरे का सामना नहीं करना चाहता था। राघव, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? सलोनी ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार एक जैनेटियन जादुई जानवर का कोर एक महंगी वस्तु थी। चाहे इसका उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने या वस्तुओं को गढ़ने के लिए किया जाता था, वे दुर्लभ खजाने थे। भाड़े के सैनिकों के रूप में जब कोई अच्छा मिशन उपलब्ध नहीं होता था तो वे खेती के संसाधनों के बदले जादुई जानवरों को मार देते थे। यह किस प्रकार का जादुई जानवर है? राघव ने पूछा। सलोनी ने कहा, यह एक आयरनविंग हॉर्न्ड ईगल है। जब हमने इसे पिछले साल देखा था तब यह शुरुआती जैनेटियन क्षेत्र में था। इस बार सलोनी ने कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा। आखिरकार हिडन ग्राउंड स्पाइडर के साथ अपने अनुभव से वह जानती थी कि वह निश्चित नहीं हो सकती कि एक जादुई जानवर पहले से ही आगे बढ़ चुका होगा या नहीं। हालांकि यह कहा जाता था कि जादुई जानवर दशकों या सदियों तक बिना आगे बढ़े रह सकते हैं, फिर भी लोगों को बुरी किस्मत के लिए तैयार रहना पड़ता था। उसके लिए निश्चित होने का कोई तरीका नहीं था। यह तो हिडन ग्राउंड स्पाइडर से भी ज्यादा मुश्किल काम है। राघव ने भौहें सिकोड़ी। हिडन ग्राउंड स्पाइडर एक डार्क विशेषता वाला जादुई जानवर था, इसलिए यह हमला करने में माहिर नहीं था, यह भागने में माहिर था। जब यह शिकार करता था तो यह भूमिगत रहता था और जाल बिछाता था।
ये शायद ही कभी आमने सामने लड़ता था, लेकिन आयरन विंग हॉर्न्ड ईगल अलग था। यह एक उड़ने वाला जादुई जानवर था और इसका निर्माण हिडन ग्राउंड स्पाइडर से बहुत बड़ा था। इसके अलावा यह बेहद तेज था। अगर वे इसे हराने में सक्षम नहीं होते तो उनके पास भागने का मौका भी नहीं होता। राघव अभी भी अपनी नई मेरिडियन बनाने की प्रक्रिया में था। उसने उन्हें 30 से ज्यादा बार मजबूत किया था, लेकिन अभी भी उनके अपनी सीमा तक पहुंचने का कोई संकेत नहीं था। वह सिर्फ इस प्रक्रिया को जारी रख सकता था, लेकिन फिर उसके विशाल शरीर के बारे में सोचकर राघव बहुत मोहित हो गया। क्या मैं अकेले ही जाकर इसे आजमाऊं? सलोनी ने पूछा। राघव ने उसकी बात समझ ली। वह अकेले ही उससे लड़ेगी और भले ही वह उसे हरा न सके, लेकिन वह उसे मार भी नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अंत में राघव ने सलोनी के साथ देखने जाने का फैसला किया। यद्यपि यहां उनकी साधना का आधार सबसे निम्न था, फिर भी वे सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आधे दिन की यात्रा के बाद उनके सामने एक तीखी चट्टान दिखाई दी। राघव को यह उम्मीद नहीं थी कि आयरन विंग हॉर्न्ड ईगल आम उड़ने वाले जादुई जानवरों से अलग था। इसका कोई घोंसला नहीं था। इसके बजाय इसने चट्टान के किनारे एक गुफा खोदी थी। विशाल गुफा को देखकर ही वह बता सकता था कि लौह पंख सींग वाला ईगल आश्चर्यजनक रूप से विशाल होगा। बाकी लोग यहीं प्रतीक्षा करें, आप लोग यहां बिल्कुल नहीं आ सकते। राघव ने बाकी लोगों को एक खास पहाड़ पर इंतजार करने को कहा। वे दूर से गुफा को देख पाएंगे, लेकिन आयरन विंग हॉर्नेड ईगल के लिए वहां से उन्हें नोटिस करना मुश्किल होगा। राघव और सलोनी उस गुफा के सामने पहुंचे। उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, जिससे राघव हैरान रह गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जांच के लिए भेजा। उन्होंने कहा, आयरन विंग हॉर्नेड ईगल यहां नहीं है, वह शायद शिकार पर गया होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सलोनी ने पूछा। यह अच्छी बात है। हम इस मौके का फायदा उठाकर जाल बिछा देंगे। इससे हमारी मेहनत बच जाएगी। राघव शरारत से मुस्कुराया। जाल बिछाना एक ऐसी चीज थी जिसमें राघव को बहुत मजा आता था। अपने घोंसले में जाल बिछाना उसे खास तौर पर बहुत मजेदार लगता था। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और उन दोनों के ऊपर एक बड़ी आकृति दिखाई दी। एक शक्तिशाली दबाव फैल गया। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ भी सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर वापस आ गए हैं। राघव ने अपनी बाहें फैला दी और लड़ाई को सलोनी के हवाले करते हुए एक तरफ भाग गया। अभी भी यह उसके लिए लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं था। अगर इसने उसके मेरिडियन पर कोई निशान छोड़ा तो वह अपने जीवन काल में उसे मिटाना असंभव होगा। उसने यह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। टकराना। वह विशालकाय आकृति जमीन पर गिर पड़ी। सलोनी और राघव को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह एक उड़ने वाला जादुई जानवर था जो 5वीं रैंक पर था। वह 300 मीटर लंबा था और अब बेहोश था। ऐसा लग रहा था कि यह वही शिकार था जिसे आयरन विंग हॉर्न्ड ईगल ने पकड़ा था। यह अपने घोंसले में वापस लौटने के बाद इसका आनंद लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह देखकर कि लोगों ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया है, उसने सीधे अपने शिकार को छोड़ दिया और सलोनी पर हमला कर दिया। लौह पंख सींग वाले ईगल ने अपने आधे मील चौड़े पंख फैलाए। उसके पंख आकाश को चीरने वाले ब्लेड की तरह थे जो सलोनी पर टूट पड़े। क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था, सलोनी वास्तव में उसके सामने एक चींटी की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि एक बात जिसने राघव को निश्चिंत कर दिया वह यह थी कि आयरन विंग हॉर्न्ड ईगल अभी भी प्रारंभिक ज्यांटियन क्षेत्र में था और अभी आगे नहीं बढ़ा था। इसके अलावा हालांकि यह ज्यांटियन क्षेत्र तक पहुंच गया था, लेकिन इसका रक्तवंश शुद्ध नहीं था। इसके पूर्वज ने जो रक्तवंश छोड़ा था वह कम होता जा रहा था और शायद इस आयरन विंग ईगल के वंशजों को ज्यानटियन क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। एक जादुई जानवर की रक्त रेखा विरासत एक इंसान की तुलना में और भी अधिक महत्वपूर्ण थी। हालांकि उनकी रक्त रेखा विरासत अंतहीन नहीं थी। यदि 100 पीढ़ियां बिना किसी अन्य वंशज के अपने पूर्वज के समान रक्त रेखा शुद्धता तक पहुंचे तो उन 100 पीढ़ियों के बाद रक्त रेखा एक रैंक से गिर जाएगी।
शुद्ध रक्त वंश के पुनः प्रकट हुए बिना 100 पीढ़ियों के बाद यह एक और रैंक नीचे गिर जाएगा, जब तक कि यह नस्ल प्रकृति के नियमों द्वारा क्रूरतापूर्वक समाप्त नहीं हो जाती। जहां तक इस आयरन विंग ईगल की बात है, तो इसका रक्त वंश पहले से ही बेहद अशुद्ध था। हालांकि असली लड़ाई की ताकत के मामले में यह हिडन ग्राउंड स्पाइडर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जो हमला करने में माहिर नहीं था। सलोनी आयरन विंग ईगल प्राप्त करने की तैयारी में अपनी जैनेटियन शक्ति का प्रसार कर रही थी। हालांकि वह अभी अभी आगे बढ़ी थी, लेकिन वह लगभग 2 साल से आधे कदम के जैनेटियन क्षेत्र में फंसी हुई थी। निश्चित रूप से उसका जैनेटियन शक्ति पर कुछ नियंत्रण था। अब जब वह अंततः आगे बढ़ गई थी, तो वह एक औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी, जो अभी अभी आगे बढ़ा था। पहली मुठभेड़ में इसका सीधे सामना करने की कोई जरूरत नहीं है, राघव चिल्लाया। आयरन विंग ईगल का विशाल शरीर आगे की ओर बढ़ रहा था। क्या इतना बल सामने से झेलने का कोई मतलब था? सलोनी जल्दी से रास्ते से हट गया और एक पल में सैकड़ों मीटर दूर दिखाई दिया। आयरन विंग ईगल का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा और सैकड़ों मील तक की जमीन उसके साथ हिल गई। सलोनी चौंकने से खुद को नहीं रोक सकी। यह प्रभाव बहुत ही भयानक था, और अगर वह वास्तव में इसका सामना करती तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाती। वह राघव की दूरदर्शिता की प्रशंसा करती है। उसने तुरंत उसकी ताकत को पहचान लिया था, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि इतने लंबे समय तक सीमा के साथ रहने के बाद राघव ने जादुई जानवरों से संबंधित बहुत कुछ सीख लिया था। स्वाभाविक रूप से उसके पास जादुई जानवरों की शक्ति को आंकने की क्षमता ज्यादातर लोगों से ज्यादा थी। राघव को लगा था कि सलोनी को शक्ति के मामले में हारना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके घायल होने का जोखिम जरूर है। यह जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही आयरन विंग ईगल जमीन से ऊपर चढ़ा, सलोनी की तलवार नीचे गिर गई। जियानेटियन शक्ति द्वारा संचालित तलवार ऊर्जा शून्य के माध्यम से फट गई। तलवार ऊर्जा आयरन विंग ईगल के शरीर पर फट गई और वह पीछे की ओर लुढ़क गया। उसके शरीर से पंख उड़ गए। दूर के भाड़े के सैनिक यह देखकर खुशी से झूम उठे। सलोनी का हमला वास्तव में एक जियानेटियन जादुई जानवर को पीछे धकेलने में सक्षम था। वह वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन राघव का मुंह फड़क उठा।